Hello, my dear students. So let's start with our next topic, which is a first official theory of this chapter: AC voltage applied to a resistor. तो देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट चैप्टर्स एंड इन दिस चैप्टर. In the last chapters like chapter number 2, 3, 4 we were using the battery, है ना. चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 में हमने क्या किया था, बैटरी यूज की थी. बैटरी क्या करता है, तो बैटरी हमें डीसी करंट देता है. डीसी करंट क्या होता है, तो मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया था कि डीसी में वोल्टेज और करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है. जबकि अब हम क्या करेंगे, बैटरी की जगह पे एसी सोर्स यूज करेंगे. अब एसी सोर्स कैसा होता है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई एसी सोर्स जो है वो टाइम के साथ फ्लक्चुएट होता है. वोल्टेज भी चेंज होता है और करंट भी चेंज होता है टाइम के साथ. सो द थ्योरी इज दैट व्हाट हैपेंस इफ वी कनेक्ट अ एसी सप्लाई टू अ रेजिस्टर. सबसे पहले तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. दिस इज योर एसी सप्लाई ई, ठीक है, और ये है आर, जिसमें से करंट पास होगा आई ऑफ टी. आई ऑफ टी मतलब ऐसा करंट के जो टाइम के साथ चेंज होगा. हियर द करंट इज चेंजिंग विथ टाइम, ठीक है. तो अब देखो यहां पे ये जो ई है, इसकी वैल्यू क्या है. तो लास्ट चैप्टर में जो हमने एसी जनरेटर की थ्योरी देखी थी, उसमें लास्ट में एक फॉर्मूला डिराइव किया था, E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी. बस वही है, यहां पे हम लिखेंगे Vm sin omega t. So this is the value of our this source. अब यहाँ पे तुम ओम्स लॉ अप्लाई करो तो जो भी वोल्टेज है वो ये कंज्यूम करेगा. आपकी बुक में ऐसा लिया है कि हम यहाँ पे किरचॉफ लूप अप्लाई कर रहे हैं. हम वो भी कर सकते हैं, जैसे कि A B C D, दिस इज द प्लस एंड दिस इज द माइनस. अगर हम लूप लेते हैं A B C D A, है ना, टेक्स्ट बुक के हिसाब से समझा रहे हैं, हम लूप ले रहे हैं ए बी सी डी ए. तो क्या होगा, ए से स्टार्ट करें तो पहले लिखेंगे वी ए, और करंट जो है वो यहां पे पास होगा, है ना. जर्नी की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है. सो माइनस आई आर. फिर यहां से वापस जाएंगे तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आता है, तो यहां पे लिखेंगे हम प्लस ई इजी. फिर यहाँ पे वापस क्या आएंगे हमारे ए पॉइंट पे, तो इज इक्वल टू वी ए. सो वी ए गेट्स कैंसल, और आई आर को राइट में ले जाओ तो ई इज इक्वल टू आई आर. बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, तो भाई ई की वैल्यू हमारी थी वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है. चलो, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, है ना. तो अब ये जो हमारा करंट कैपिटल आई है, बुक में हमें करंट की वैल्यू दी नहीं है, बट बुक वालों ने आई ऑफ टी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है स्मॉल आई. सो हम बुक के नोटेशन से ही जाएंगे, नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो यहां पे हम स्मॉल आई लिखेंगे और यहां पे भी कर देंगे स्मॉल आई, ठीक है. तो इसमें से हम आई को सब्जेक्ट बनाए तो आई क्या होगा, वी एम बाय आर sin omega t. So pay attention, my dear student. In this theory, what we have done, we have applied a AC source to resistors. इसके बाद हम क्या करेंगे, AC सोर्स को कैपेसिटर में अप्लाई करेंगे, और उसके बाद वही AC सोर्स को इंडक्टर के साथ भी अप्लाई करेंगे. आपको करना क्या है हर बार थियोरी में, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको ऐसा लूप लगाना है. स्टेप नंबर 2, लूप लगाने के बाद करंट की फॉर्मूला डिराइव करनी है ना. ये स्टेप्स हर थ्योरी में कॉमन है, सब में यही करना है, नथिंग एल्स. अब करंट का फॉर्मूला बन गया. सो वी कैन कंपेयर दिस फॉर्मूला टू आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, वेर आई एम इज व्हाट, वी एम बाय आर. मोस्ट टाइम की फॉर्मूला, ये किसकी फॉर्मूला है, ये वाली
व्हेन देयर इज अ एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू रेजिस्टर, जब रेजिस्टर के साथ एसी सोर्स कनेक्ट होता है, सो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ आर कंटिन्यूसली चेंजिंग। कभी ईएमएफ की वैल्यू कम होती, कभी ज्यादा होती, कभी कम होती, कभी ज्यादा होती है ना। सो यहां पे देखो, अब ये केस में अब वोल्टेज की वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है बार बार, ऑब्वियसली करंट की वैल्यू भी फ्लक्चुएट होगी। मैक्सिमम कितना करंट पास हो सकता है ये सर्किट में से, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विच कैन बी पास्ड इन दिस सर्किट इज दिस, M stands for maximum value. So this is the maximum value of your current. ठीक है, अब देखो, पे अटेंशन। ठीक है, तो अब स्टेप समझो। पहले हमें सर्किट ड्रॉ करनी है, किरचॉफ का लॉ लगाना है, किरचॉफ लॉ लगा के हमें करंट की वैल्यू देखनी है, उसमें से हमें I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी से कंपेयर करना है, हर बार ये करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू करंट की फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि भाई हमारे पास वोल्टेज क्या था, दिस वाज द वोल्टेज फॉर्मूला फॉर अस। आवर वोल्टेज इज डिपेंडिंग अपॉन दिस साइन ओमेगा टी, आवर वोल्टेज इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू साइन ओमेगा टी, एंड हमने जो ये करंट का फॉर्मूला डिराइव किया है ये वाला, दिस करंट इज ऑल्सो वेरिंग अकॉर्डिंग टू साइन ओमेगा टी। हियर we can note that voltage and current both are varying or depending upon sine omega t. That means both are having the same function, sine omega t. Both are having the same function which is sin omega t. Now pay attention. अब दोनों सेम फंक्शन पे डिपेंड करते तो क्या, दैट्स द रिजल्ट इज दैट इफ बोथ वोल्टेज एंड करंट आर हैविंग द सेम फंक्शन, if both are depending on the same function, hence there is no phase difference between voltage and current. अगर दोनों ही साइन ओमेगा टी है, मतलब कि दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है भाई, तो क्या होता है ये फेज डिफरेंस? व्हाट इज द फेज डिफरेंस? सी फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड 11, सपोज दिस इज माय साइन फंक्शन। हमें पता है कि साइन फंक्शन एक्चुअली में कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, मतलब चैप्टर, ये प्रीवियस चैप्टर जो था चैप्टर नंबर 6 उसकी लास्ट थ्योरी में, ready, that this sine function actually starts from the zero. Now if there is some problem in the sine function and somehow suppose my sine function starts from here, so this is called the phase difference. यहां पे इनिशियल फेज कितना है? यहां पे इनिशियल फेज है 0 एंड दिस इज द फेज, सम फेज। तो ये वेव की जब भी आप कैलकुलेट करोगे आपको ये फेज ऐड करते ही जाना है। दिस इज द एरर। दिस वेव इज डिनोटेड बाय साइन ओमेगा टी एंड दिस वेव इज डिनोटेड बाय साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर दिस टर्म इज अ फाइव, दिस टर्म इज अ फाइव। जो भी आपका साइन फंक्शन है उसमें आपको फाइव ऐड करना ही पड़ेगा, क्यों? पहले से ही एरर है। बट इन अवर केस वोल्टेज इज डिपेंड्स अपॉन साइन ओमेगा टी, करंट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन साइन ओमेगा टी, बोथ आर वेरिंग अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। दैट मीन्स देर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू फॉर्मूलाज। अब नेक्स्ट जो भी थियरी देखेंगे कि एसी सोर्स जिसको हमने कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे, वहां पे मे भी ये हो सकता है कि वोल्टेज और करंट में आपको फेज डिफरेंस मिले,
वहां पे साइन ओमेगा टी है, तो करंट में साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 हो सकता है. But here both are having same thing, sin omega t means no phase difference. That means what? Voltage and current both are fluctuating together. दोनों एक साथ ही बढ़ेंगे, दोनों एक साथ ही डिक्रीज होंगे, मतलब दोनों एक ही टाइम पे एक ही पोजीशन पे पहुंचेंगे. I am showing this you by drawing a diagram which is given as a figure 7.2 in your textbook. सपोज यहां पे देखो वोल्टेज जो है, वोल्टेज इज वेरिंग विद द साइन फंक्शन एंड साइन फंक्शन इज स्टार्टिंग विद द 0. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ अवर वोल्टेज. दिस इज द ग्राफ ऑफ अवर वोल्टेज. रेडी? एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर वोल्टेज. ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज को अच्छे से समझना है. कौन सी? कि भी वोल्टेज और करंट का ये जो पीरियोडिक फंक्शन है, फंक्शन इज सेम, बट उसका मीनिंग ये नहीं है कि वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू और करंट की मैक्सिमम वैल्यू भी सेम हो. यहां पे हमें करंट की वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू, ऑब्वियसली थोड़ी कम ही मिलेगी, है ना. यहां पे वोल्टेज की कंपैरिजन में करंट की वैल्यू जो है वो थोड़ी कम मिलेगी, है ना. कैसे पता चलेगा ये? तो देखो वोल्टेज की जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको आर से डिवाइड करना है. सो ऑब्वियसली ये आंसर थोड़ा कम हो जाएगा, वो तुम्हारा आई एम है. सो इफ आई ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ करंट, सो करंट का ग्राफ वो भी 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि दोनों साइन ओमेगा टी है, तो वो इतना छोटा सा ही होगा, बट दे विल रीच एट अ पॉइंट ऑन सेम टाइम. They will reach on a point on the same time. Here this is the value of Im, this is the negative Im यहां पे, और ये जो है ये नेगेटिव Vm. The red graph is of current. ठीक है. So here we can see both, दोनों सेम टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू पे आते हैं, दोनों सेम टाइम पे 0 पे आते हैं. दिस इज द टाइम. यहां पे क्या है हमारा टाइम. सो सेम टाइम पे दोनों मैक्सिमम वैल्यू पे आते हैं, सेम टाइम पे दोनों 0 पे आते हैं, सेम टाइम पे अगेन मैक्सिमम पे, एंड सेम टाइम दे आर एट द 0. सो दिस इज नोन एज द नो फेज डिफरेंस बिटवीन देम. बोथ आर वेरिंग एंड चेंजिंग विद द सेम टाइम. Ready? You have to draw the graph when this theory is asked. Extremely important theory. ठीक है. तो अभी तो हमने यही देखा कि भाई वोल्टेज और करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है. चलो अब नेक्स्ट कैलकुलेशन देखो. We see that like the applied voltage, the current varies sinusoidally and has corresponding positive and negative value. मतलब जैसा हमारा वोल्टेज था उसी अकॉर्डिंग हमारा करंट भी वेरी करता है. साइनोसॉइडली मतलब साइन ग्राफ, दोनों ही साइन ग्राफ बनाते हैं. एंड बोथ हैज द कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू. बोथ आर हैविंग पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव वैल्यूज ड्यूरिंग ईच साइकिल. Thus the sum of the instantaneous current values over one complete cycle is 0. तो भी कोई पूछे कि कंप्लीट एक जब साइकिल कंप्लीट होती है, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई यहां से लेके यहां तक, तो उसमें टोटल करंट कितना होता है? तो 0. Hence our average current is also 0. So most happy. एक कंप्लीट साइकिल जब होती है तो इंस्टेंटेनियस करंट का टोटल और एवरेज करंट एक कंप्लीट साइकिल के लिए कितना होता है? 0. व्हेन जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस हो तब. ठीक है.
द फैक्ट दैट द एवरेज करंट इज जीरो, भाई इतना तो पता चल गया कि भाई एवरेज करंट जीरो है. हाउ एवर डज नॉट मीन दैट द एवरेज पावर कंज्यूम इज जीरो. अगर आपका एवरेज करंट जीरो है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सर्किट में पावर भी जीरो होगा. इट डज नॉट मीन दैट एवरेज पावर कंज्यूम इज जीरो. और पावर जीरो नहीं है दैट देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ऐसा नहीं सोचना कि भाई पावर करंट जीरो है तो पावर नहीं मिलेगा और सर्किट में कोई लॉस नहीं होगा. चलो क्यों, तो अब ये देखते हैं. जनरली तो हमें पता है कि भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है. तो भाई पावर का फॉर्मूला होता है पावर P इज इक्वल टू वी आई. पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर P इज इक्वल टू वी आई. अब हमने क्या देखा कि भाई कंप्लीट साइकिल के लिए करंट की वैल्यू हो जाती है जीरो. एक कंप्लीट साइकिल के लिए करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो. तो कंप्लीट साइकिल के लिए अगर पावर कैलकुलेट करने जाओ तो आप ये बोलो कि भाई कंप्लीट साइकिल के लिए करंट की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे मैं जीरो डाल दूं तो पावर भी जीरो हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो याद रखो कि जब कंप्लीट साइकिल होती है, फॉर कंप्लीट साइकिल टोटल करंट एंड एवरेज करंट is zero, but average power is not zero. एवरेज पावर जीरो नहीं होता है. इफ वी टॉक अबाउट जूल हीटिंग, तो भाई जूल हीट जो है, रेजिस्टेंस ऑलवेज एक हीट प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं जूल हीट. अब जूल हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर. आई स्क्वायर आर, जूल हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर. अब आई की वैल्यू देखो कि आई की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और आई की वैल्यू नेगेटिव भी होती है. पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव करंट का स्क्वायर भी पॉजिटिव, दैट मीन्स जूल हीट ऑलवेज पॉजिटिव. सो जूल हीट इज डिपेंड्स अपॉन आई स्क्वायर, नॉट डिपेंड्स अपॉन आई. दैट्स वाई जूल हीट कभी भी जीरो नहीं होगा, है ना. अब यहां पे कोई बोले कि करंट पहले प्लस था फिर माइनस हो गया तो टोटल करंट इज जीरो. यस, यू आर राइट, बट जूल हीट डिपेंड्स अपॉन आई स्क्वायर. तो पॉजिटिव करंट का स्क्वायर भी पॉजिटिव और नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, दैट मीन्स ऑलवेज यू विल हैव अ जूल हीट. ठीक है, चलो. सो अगर हम जूल हीट का यूज करके पावर कैलकुलेट करें, सो पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर. अब आई की वैल्यू हमें क्या मिली थी, तो भाई आई की वैल्यू हमें मिली थी यहां पे आई एम साइन ओमेगा टी. तो ये वैल्यू मैं यहां पे डालता हूं. सो पावर P इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर. रेडी, चलो ये आर को मैं आगे लिखता हूं. सो पावर P इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर. कोई पर्टिकुलर टाइम पे कितना पावर था वो, बट हमें तो पूरे साइकिल का पावर गिनना है. वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज पावर. अब एवरेज पावर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे एवरेज, तो ये है एवरेज का सिंबल. ठीक है, हर एक का एवरेज करो. ठीक है, अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बताया था, इसको आपको याद रखना है. कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज वही होता है. सो एवरेज वैल्यू ऑफ पावर, आई एम इज अ कांस्टेंट वैल्यू, रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो उसका एवरेज होगा वही. अब यहां पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज करना है, तो ये मैं आपको मैथमेटिकली दिखाता हूं. प्रीवियस हमने चैप्टर नंबर 6 के एक न्यूमेरिकल में देखा था कि भाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है उसका एवरेज हो जाता है जीरो, 1/2. क्यों, चलो मैं आपको सिखाता हूं. देखो, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो होता है उसको हम लिखेंगे
1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a बाय 2। ये फॉर्मूला है मैथ्स का। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a बाय 2। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a बाय 2। ये आपका ए है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखो, अब हमें तो करना था साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहां पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। ये 2 मैंने इंडिविजुअली दोनों को दे दिया और दोनों के लिए मैं ये सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो 1/2 माइनस, चलो ये 1/2 तो क्या है, ये 1/2 तो कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज क्या होता है, वही। सो 1/2 एज इट इज, माइनस यहां पे देखो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2, क्योंकि ये भी जो 1/2 है उसका एवरेज क्या होगा, अगेन 1/2 एज इट इज, रिमेनिंग इज कॉस 2 ओमेगा टी। अब कॉस 2 ओमेगा टी का एवरेज क्या हो जाता है, 0। इसका एवरेज हो जाएगा 0, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 1/2। तो सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2 नहीं होगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी भी 1/2 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज भी हो जाएगा 1/2। ये आपको प्रूफ नहीं करना है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव दिस वन। you have to only remember the solution, है ना, कि भाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2 और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2 होता है। सो यहां पे ये एवरेज की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2। सो ये हो गया 1/2। सो एवरेज पावर इज गिवन बाय Im²r/2। अब एवरेज पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। एनसीईआरटी ये यूज करता है, अदर रेफरेंस बुक्स ये यूज करते हैं। दो बोथ आर द सेम, बोथ आर द सिंबल ऑफ एवरेज, ठीक है। चलो, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। व्हेन देयर इज ओनली रेजिस्टेंस, सर्किट में पावर कितना होगा, इतना होगा। चलो, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया 7.5C। फिर यहां पे क्या लिखा है, टू एक्सप्रेस एसी पावर इन द सेम फॉर्म एज अ डीसी पावर। अब डीसी में हमें पावर की वैल्यू क्या मिलती थी भाई, डीसी में हमें पावर की वैल्यू मिलती थी पावर P इज इक्वल टू I²R। डीसी में हमें पावर की वैल्यू ये मिलती थी, ये रही I²R। अब ये फॉर्मूला को बिल्कुल ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना होगा, अ स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट इज डिफाइंड एंड यूज। तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला को इसके जैसे लिखना है, तो स्पेशल एक वैल्यू करंट की डिफाइन करनी पड़ेगी, and this is known as the root mean square RMS of your current, which is denoted by IRMS और कैपिटल I। बट आपकी बुक में जनरली वो कैपिटल I करके ही डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, चलो अब यहां पे हम IRMS डिफाइन करेंगे, IRMS। अब पहले ये देखो भी आरएमएस क्या होता है, आरएमएस मीन्स रूट मीन स्क्वायर। पहले किसी वैल्यू का हमें स्क्वायर करना है। अब हमें आईआरएमएस फाइंड करना है, तो पहले हमारे पास करंट, तो भाई करंट की एक्चुअल वैल्यू हमें क्या मिली थी, भाई करंट की वैल्यू मिली थी हमें ये, तो I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। पहले इसका करते हैं स्क्वायर, तो I², तो क्या हो जाएगा IM² साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर हम करेंगे इसका मीन मतलब एवरेज, तो इसका एवरेज I² का एवरेज, तो IM² का एवरेज और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज। अब अभी हमने पढ़ाया था
कि भाई आई एम तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज क्या होता है, सेम वही आई एम स्क्वायर, बट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या होगा, तो अभी पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज होता है 1/2, ब्रैकेट करो या ऊपर लाइन करो दोनों सेम है, तो इसका एवरेज हो गया 1/2, तो ये हो गया हमारा 1/2, तो एवरेज भी हो गया। अब बाकी बचा रूट, तो अब दोनों साइड हम रूट कर लेंगे। सो स्क्वायर एवरेज रूट, तो ये पूरी क्वांटिटी हमारी हो गई IRMS, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई IRMS। अब IRMS क्या हो गया, तो अंडर रूट अगर लिखे तो ये हो गया हमारा IM/√2, मोस्ट टाइम फॉर्मूला, एक्सट्रीमली मोस्ट टाइम। अब जैसा IRMS का रिलेशन मिला वैसा ही हमारा VRMS का भी रिलेशन मिलेगा। VRMS विल बी VM/√2, दिस इज ऑल्सो मोस्ट IMP रिलेशन। ये चैप्टर पूरा मैथमेटिकली बेस्ड है। जो जो थियरीज मैं आपको पढ़ाता हूं वो डेली आपको होमवर्क में 2-2 बार लिखना है, तो ही आपसे सॉल्व होगा, अदरवाइज ये कुछ भी करके आपसे सॉल्व नहीं होगा। अगर कैलकुलेटर में आप ये करोगे 1/√2, तो IRMS का आंसर मिलेगा, जब कैलकुलेटर में 1/√2 करोगे तो ये आएगा 0.707 IM। तो IRMS की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का 0.707 मल्टीप्लीकेशन जितना होता है। दैट्स वाई यहां पे आपको ग्राफ जो दिया है, ये ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू है IM, बट IRMS को कैपिटल I भी लिखते हैं, तो ये आपकी IRMS वैल्यू थोड़ी नीचे दिखाई है, देखो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वो 0.707 जितनी होती है, इसलिए इतनी होती है, इसलिए, है ना। दैट्स वाई IRMS की वैल्यू जो होती है, वैल्यू ऑफ IRMS इज ऑलवेज लिटिल बिट स्मॉलर देन दी IM। ठीक है, चलो, तो आपको IRMS भी मिल गया और VRMS भी मिल गया। सो अब हमें पावर की जो वैल्यू मिली थी, ये पावर की वैल्यू, तो अब यहां पे देखो, अब पावर की वैल्यू ये थी एवरेज पावर। चलो IM²/2, तो IM²/2 क्या होगा, अब यहां पे अगर मैं मान लो स्क्वायर करता हूं, यहां पे मैं अगर स्क्वायर कर लूं इसका, तो क्या हो जाएगा IM²/2, है ना। इसका अगर स्क्वायर कर दो ये पूरे फॉर्मूला का, तो क्या हो जाएगा IRMS² इज इक्वल टू IM²/2। तो ये जो IM²/2 है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, IRMS² इंटू R। तो आ गया हमारा DC में पावर का वैल्यू क्या था, I²R, तो AC में वो हो जाएगा I²RMS इंटू R। ठीक है, चलो, तो ये थियरी जो है यहां तक हमारी कंप्लीट होती है। ये हमने फॉर्मूला प्रूव कर लिया कि भाई पावर की एवरेज वैल्यू होती है I²R, मतलब ये RMS वैल्यू है। ठीक है, RMS को कैपिटल I भी लिखते हैं और IRMS भी लिखते हैं, तो ये याद रखना। और ये रहा कि भाई वोल्टेज को भी ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू VM/√2, VRMS इज इक्वल टू VM/√2, दिस इज द वैल्यू ऑफ RMS। ठीक है, चलो, अब यहां पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी दे रखी है कि क्या लिखा है कि देखो, इट इज कस्टमरी टू मेजर एंड स्पेसिफाई RMS वैल्यूज फॉर AC क्वांटिटीज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द हाउस होल्ड लाइन वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट इज एन RMS वैल्यू विथ पीक वोल्टेज। कोई अगर ऐसा बोले कि आपके घर में 220 वोल्टेज 220 वोल्टेज आते हैं, तो भाई ये 220 वोल्ट जो है ना वो उसकी RMS वैल्यू है। क्यों, हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो AC है, तो हमारे घर में अगर कोई ये बोले कि आपके घर में 220 वोल्ट आते हैं, तो वो एक्चुअली VRMS है। तो अब अगर फॉर्मूला लगाओ कि VRMS इज इक्वल टू VM/√2, तो V मैक्सिमम क्या होगा, V मैक्सिमम हो गया VRMS इंटू √2। अब हमारे घर में जो वोल्टेज आते हैं वो 220 VRMS है, तो 220 इंटू √2 मतलब 1.414, तो आपको इसका आंसर मिलेगा 311 वोल्ट। मतलब हमारे घर में जो भी वोल्टेज आता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली, 311 वोल्टेज।
मतलब वो वोल्टेज ऐसे होगा, मैक्सिमम +311 वोल्टेज तक जाएगा और मिनिमम -311 वोल्टेज तक जाएगा। बट घर पे वोल्टेज कितने आते हैं, तो लोग बोलेंगे 220। भाई 220 तो आरएमएस वोल्टेज है, ये यहाँ पे कहीं पे 220 वोल्ट होंगे। सो इट डजेंट मीन दैट कि आपके घर में 220 वोल्टेज फिक्स रहते हैं, नहीं, ये तो आपका वोल्टेज तो कंटिन्यूसली वेरी होता है, उसकी एक आरएमएस वैल्यू फिक्स्ड 220 है ना। सो ये आपको अच्छे से समझना है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। मोस्ट एम्प्टी थ्योरी इसको 2 बार लिखना मैथमेटिकल स्टेप से। बी ग्रुप के स्टूडेंट को स्पेशली थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसमें। फिर भी अगर कुछ डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।